शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान का मर्डर का प्लान है। कल मैंने आपको बताया था कि इमरान का मर्डर हो सकता है कभी भी किसी भी वक्त। यह तस्वीर आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह बेशक कल की है, लेकिन अब तक इमरान के करीबी कह रहे थे। अब इमरान खुद कह रहे हैं उन्हें इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या की जा सकती है। उन्हें हर कुछ घंटे में एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कौन सा इंजेक्शन है जो इमरान का मर्डर कर सकता है? अगली तस्वीर दिखाई। ये कुछ तस्वीर, इमरान खान को कस्टडी में रखा गया है। फिलहाल इमरान खान रिमांड पर है, 8 दिन की रिमांड पर है। लेकिन पाकिस्तान में हालात क्या है वो देखिए जरा तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं पेशावर में रेडियो टावर जो था उसे फूंक दिया गया है। पूरी तरह से आग लगा दी है इमरान समर्थकों ने पेशावर के अंदर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर। आर्मी कमांडर की जगह बताई जा रही है जहां पर आग लगा दी गई, उसका घर बताया जा रहा है। इमरान समर्थकों ने फूंक डाला है आर्मी कमांडर का घर। बड़ी चीज यह है कि आर्मी टारगेट पर है। आप अगर देखिए कि लोग किससे लड़ रहे हैं, आर्मी से। लोग किसे मार रहे हैं, आर्मी को, सेना को, पाक रेंजर्स को। क्यों टारगेट पर है आर्मी और पुलिस? अगली तस्वीर दिखाइए। क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है? पाकिस्तान में आर्मी टेक ओवर करने वाली है। पाकिस्तान में आर्मी का कब्जा होगा, सब सत्ता से बेदखल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चलते पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पूरे पाकिस्तान को सेना अब अपने कब्जे में ले लेगी? यानी क्या पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लगने वाला है? पाकिस्तान में सेना सड़कों पर उतर चुकी है। पाकिस्तान के हर दूसरे चौराहे पर आर्मी बनाम आवाम की जंग चल रही है। सेना और पुलिस लोगों पर सीधे सीधे गोलियां चला रही है। कई शहरों को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यही हालात रहे तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ होगा, यानी पाकिस्तान पर सेना का कब्जा होगा। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं इमरान खान की जो रीसेंट तस्वीर सामने आई है वो कौन सी है। यह तस्वीर इमरान खान की वायरल है। क्या यह इमरान खान की कस्टडी की तस्वीर है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक और तस्वीर है। यह तस्वीर बताया जा रहा है इमरान खान को कस्टडी में रखा गया, बदहवास हालत में, परेशान हाल इमरान खान। क्या इमरान खान की आज की तस्वीर है? इमरान खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में इमरान कैसे गिड़गिड़ाए ये देख रहे हैं। बताया जा रहा है आज की तस्वीर है। इमरान खान को जिस वक्त कोर्ट लाया गया, पेशी हुई, लेकिन कोर्ट के आगे इमरान गिड़गिड़ाने लगे, अपना दुख जताने लगे, बताने लगे उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इमरान कह रहे हैं उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और उन्हें मारा जा सकता है। देखिए जरा, इमरान खान को कोर्ट में पेश किया गया। इमरान खान दरअसल पहुंचे जब, तो उन्होंने जज के सामने क्या कहा ये आपको बताता हूं। इमरान खान को आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा के बीच इमरान खान को लेकर जाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं। इमरान खान को हत्या की आशंका है। कोर्ट में इमरान ने सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा जहर का इंजेक्शन देकर मेरी हत्या हो सकती है। इमरान ने जेल में मारे जाने की आशंका जताई। कल उनके साथी कह रहे थे कि इमरान की हत्या हो सकती है, आज इमरान कह रहे हैं। इमरान ने सेना पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। इमरान ने कहा 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया हूं, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, मुझे मकसूद अहमद की तरह से मार सकते हैं। मकसूद अहमद की हत्या की गई थी इसी तरह से, संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव बरामद हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। इमरान के वकील ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है इमरान को बहुत गंदे कमरे में रखा गया है, इमरान को खाना नहीं दिया जा रहा है, इमरान के सीने में दर्द की शिकायत है, कस्टडी में इमरान के सीने में दर्द है। वकील ने भी हत्या की साजिश की तरफ इशारा किया है। इमरान की पार्टी ने भी हत्या की आशंका जताई है। इमरान की गिरफ्तारी पर आज भी सुनवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इमरान को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है पूछताछ के लिए। इमरान अब नैब के कस्टडी में रहेंगे, नैब सवाल जवाब करेगा। 17 मई को इमरान की पेशी होगी। नैब मतलब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इमरान ने जो धांधली की है पैसों की, उसकी जवाबदेही इमरान से लेगा।
अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान की गिरफ्तारी हुई है और 60 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले में इमरान गिरफ्तार किए गए। इमरान की पत्नी बुशरा की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। अब जरा सुनिए इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उनके समर्थक हैं, वो क्या कह रहे हैं। बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है उनमें, सुनिए। ये महम तबाह बर्बाद इन्होंने किया मुल्क को। इनको रोका था, डर्टी हैरी को कहा था, डर्टी हैरी को बोला था ये हमारी खान साहब हमारी रेड लाइन है, मत छेड़े। सिविल वॉर की कॉल गवर्नमेंट ने दी है, हम तो कह रहे हैं कि खान को ना छेड़े। बाजवा अगर ये ना करता तो कुछ भी नहीं था, इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। लोगों को भूख से मर रहे, श्रीलंका से बुरे हाल होने थे। लोग उनको नहीं कसूरवार कह रहे, लोग कह रहे यही लोग इन्होंने किया है, और जो किया है इन्होंने वो भुगत रहे हैं। वो कहते हैं जिसको हम चाहेंगे उसको वजीर आजम बनाएंगे। इनके बाप का मुल्क है, ये क्या चाहते हैं? हम ये भेड़ बकरियां हैं। 22 करोड़ अवाम, 8 लाख फौज, 8 लाख फौज हमने पाली है और हम पे हुकूमत। देखिए अवाम अब निकल आई है, अवाम ने मैसेज दे दिया है। और जैसे मेरे भाई ने कहा 75 साल में ये फर्स्ट टाइम है। आई थिंक कभी सोचा भी नहीं होगा कि अवाम इस तरह से आएगी और कोर कमांडर घर या वॉट एवर कैंट पे कब्जा कर लेगी। इमरान खान है तो हमें, नहीं तो हम या तो मर जाएंगे या चले जाएंगे मुल्क छोड़ के। आइए अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में कैसे जंग चल रही है। तस्वीर दिखाइए। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है इंजेक्शन लगाकर। कौन सा वो इंजेक्शन है जो इमरान खान को हर कुछ देर में दिया जा रहा है? देखिए जरा, ये इमरान खान को देख रहे हैं आप। बार बार इमरान खान को एक इंजेक्शन दिया जा रहा है। इमरान को इंजेक्शन में जहर दिया जा सकता है। इमरान के वकील ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। वकील से मुलाकात में इमरान ने दावा किया कि इंसुलिन के जरिए जहर दिए जाने की आशंका है, धीमा जहर दिए जाने की आशंका जताई गई है। काफी समय से दुश्मनों की हत्या में इस तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल होते आए हैं। इस जहर के शरीर में जाते ही दिमाग संदेश देना बंद कर देता है। जिसके शरीर में जहर दिया उसकी स्थिति लगातार बिगड़ने लगती है। इसे नर्व एजेंट भी कहा जाता है, जो इंसुलिन के बहाने इमरान को दिया जा सकता है। जो नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करे वो नर्व एजेंट कहलाता है। नर्व एजेंट कई तरह के होते हैं और अलग अलग रूप में होते हैं। आमतौर पर यह तरल रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यह गैस के रूप में भी होता है, भाप के रूप में भी यह शरीर में प्रवेश कर सकता है। आपको बताऊं, इसके संपर्क में आते ही मांसपेशियों को लकवा मार जाता है, यानी शरीर काम करना बंद कर देता है। अगर इससे श्वसन तंत्र से जुड़ी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, यानी सांस का जो पूरा सिस्टम है अगर वो प्रभावित हुआ इस जहर से, तो इंसान की फौरन मौत हो जाती है। इससे संपर्क में आने से मांसपेशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। मांसपेशियां इसके बाद काम करना बंद कर देती हैं। अगर कोई शख्स इस नर्व एजेंट के प्रभाव में है तो उसे सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगेगी। उसे सांस लेने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। बार बार इमरान के वकील कह रहे हैं इमरान के सीने में दर्द है, जिससे खरखराहट की आवाज आने लगती है। इस स्थिति में शख्स अचेत हो जाता है तो उसे उल्टी होने लगती है और झटके आने लगते हैं। हृदय गति असामान्य हो जाती है। उस वक्त यह संकेत मिनटों में या फिर घंटों में नजर आने लगता है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के सौतेले भाई की भी इसी तरह के इंजेक्शन से मौत हुई थी। अमेरिका ने किम जोंग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। सद्दाम हुसैन ने भी धीमे जहर से राजनीतिक विरोधी खत्म कर दिए थे। अब यही जहर इमरान को दिए जाने की आशंका है। इमरान ने कहा मुर्तजा भुट्टो की तरह उनकी हत्या हो सकती है, और मुर्तजा भुट्टो की हत्या हुई थी। जरा सुनिए इमरान खान के वकील क्या कह रहे हैं और उनके करीबी नेता क्या कह रहे हैं। आप कैसे फील कर रहे हैं? तो खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं, और उन्होंने इस शक का इज़हार किया कि डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम में। उन्होंने उनको बताया था कि इंसुलिन जो खुराक में दी जाती है उसके ज़रिए सीड्यूसिंग हार्ट अटैक जो है वो काज किया जाता है, मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। दूसरी, उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको
जगाया रखा गया। जो आज सबसे बड़ा खदशा लाहक है वो ये है कि इमरान खान आज उनकी कस्टडी में है जिनसे उनकी जान को खतरा था, और ये बड़ी तशवीश वाली बात है, और इसलिए एक इज़्तिराब की कैफियत कारकुनों में पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान में सेना और आवाम लड़ रही है। सोचिए क्यों आवाम सेना पर कोहराम मचा रही है। ये आप देख रहे हैं, कोर कमांडर के घर को जला दिया है। लोग सेना को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में सैनिकों को मार रहे हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं, हेडक्वार्टर टारगेट कर रहे हैं। ये देखिएगा, पूरा फर्नीचर लाकर कोर कमांडर का बाहर जला दिया। सेना के प्रमुख भाग गए, अलग अलग रेजिमेंट के लोग, कमांडर भाग खड़े हुए घर छोड़कर। इमरान के समर्थकों ने इस तरह से हंगामा बरपाया है। देख रहे हैं, सिर्फ सेना टारगेट पर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, तोप लेकर भाग गए। ये देख रहे हैं, तोप चुरा ले गए। लीजिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये गुस्सा है सेना के खिलाफ। ये देखिए, तोप लेकर भाग गए, तोप लूट कर भाग गए। ये देखिए, पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना का गुस्सा, सेना के खिलाफ जो नाराजगी है वो सड़कों पर निकल रही है। इस तस्वीर में देखिए, सेना को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है। ये देखिए, तोप लेकर भाग गए। बच्चे हैं छोटे छोटे जो तोप लेकर भागे। बेशक ये तोप बाहर नुमाइश के लिए लगाई गई होगी। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये सेना के कमांडर के घर मोर पले हुए थे। मोर सेना के कमांडर के घर पले तो उनके घर में घुसे हैं, और ये सफेद मोर लूट लिए। यानी कमांडर के घर जो मिल जाए वो लूट ले जाओ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों में सेना को लेकर कितना गुस्सा है। जरा सुनिए, एक शख्स को जो मोर चुरा कर भाग गया, वो कह रहा है इन्होंने हमसे लूटा, हमने इनसे लूटा, ये हमारा ही तो माल है। सुनिए। कहां से लिए? ये कोर कमांडर हाउस से लिए। अवाम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो हम अपना पैसा वापस लेके गए हैं। ये क्या चीज है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। कहां से लिए? ये कोर कमांडर हाउस से लिए। अवाम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो हम अपना पैसा वापस लेके गए हैं। ये क्या चीज है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान के लोग, इमरान के समर्थक सेना पर अटैक क्यों कर रहे हैं, सेना टारगेट पर क्यों है। उसके पीछे बड़ी वजह है। राजनीतिक गिरफ्तारी पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। ऐसी गिरफ्तारी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार प्रदर्शन फौज के खिलाफ हो रहा है, और इमरान समर्थक सेना को निशाना बना रहे हैं। पुलिस और आर्मी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय पर धावा बोल दिया। लाहौर में सेना के कमांडर के घर पर आग लगा दी। गिरफ्तारी के पीछे लोग सेना को जिम्मेदार मान रहे हैं। दरअसल इमरान की गिरफ्तारी पाक रेंजर्स ने की। पाक रेंजर्स पाकिस्तान का विशेष अर्धसैनिक बल है, मतलब पाकिस्तानी सेना के इशारे पर कार्रवाई हुई है। इमरान ने अदालत आने से पहले बयान भी दिया था, पर गिरफ्तार करने की आशंका जताई थी। पिछले 1 साल से सेना पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। देश की कंगाली के पीछे सेना का भी हाथ बताया जा रहा है। सरकार और सेना के खिलाफ इमरान ने रैलियां की। धीरे धीरे पाकिस्तान में सेना के खिलाफ माहौल बनने लगा। कंगाली के वक्त भी सेना ने खर्च में कटौती नहीं की। मुल्क बदहाल है, लेकिन सेना भारत विरोधी बयान दे रही। पाकिस्तान की जनता को सेना का यह रुख भी पसंद नहीं आया। सेना की संवेदनहीनता से उसका गुस्सा और बढ़ गया। इमरान ने लोगों के गुस्से को हिंसक विरोध में बदल दिया है। सुनिए जरा, सुनिए उस शख्स को जो सेना के कमांडर के घर घुसा और स्ट्रॉबेरी चुरा कर लाया फ्रिज से। सुनिए। I got this frozen strawberry from Corps Commander's refrigerator, deep freezer. We are all enjoying it here. Look at this. I got this frozen strawberry from Corps Commander's refrigerator, deep freezer. We are all enjoying it here. Look at this. आइए, इतना ही नहीं है, एक शख्स को आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने पुलिस चौकी फूंक दी। तस्वीरें देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने पाकिस्तान में पुलिस चौकी फूंक दी है।
पाकिस्तानी सेना से बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। पीछे देख रहे हैं, चौकी को आग लगा दी है, सेना को सीधे चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं असीम मुनीर पर भरोसा था, मुनीर जाकर सरहद पर खड़े हो, भरोसा उठ गया। लोगों का भरोसा सेना पर उठ गया है। पहले कहा जाता था पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, अब लोग भरोसा और यकीन नहीं कर रहे हैं। सुनिए जरा इस बुजुर्ग को क्या कह रहे हैं। तुझे होना चाहिए था वो 72 साल तक, पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था। ये देश मैंने चलाई है इंशाअल्लाह। तुझे होना चाहिए था वो भारत की सरहदों में, बाकी मैंने चलाई है 72 साल तक, पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था। ये देश मैंने चलाई है इंशाअल्लाह। तुझे होना चाहिए था वो भारत की सरहदों की मैंने चलाई है 72 साल तक, पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था। ये देश मैंने चलाई है इंशाअल्लाह। तुझे होना चाहिए था वो भारत की सरहदों में, बाकी मैंने चलाई है 72 साल तक, पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था। आइए, क्यों नाराजगी है ये आपको बताता हूं कि लोगों में गुस्से के पीछे वजह क्या है। लोगों में गुस्से के पीछे वजह यह है कि आर्मी के लोगों ने, सेना के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूटा है। ये यहां से वहां तक आप आर्मी के अधिकारी और उनके चीफ देख रहे हैं। एक एक कर मैं बताता हूं कि आखिर इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व सेना प्रमुख, 6 साल में अरबपति बन गए कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान से लेकर विदेश तक संपत्ति खरीद ली, फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में सब बना लिए। सिर्फ 2016 में बाजवा ने 8 नई प्रॉपर्टीज खरीद ली। बाजवा के पास करीब 12.5 अरब से ज्यादा, 12.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति है। स्विस खाते में करीब, ये आप देख रहे हैं आईएसआई के पूर्व प्रमुख अख्तर अब्दुर को स्विस खाते में अकाउंट है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और लंदन में 5,000 करोड़ की संपत्ति है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह पर। मुशर्रफ सरकार में सेकंड इन कमांड थे ये। अगला देखिए, पूर्व सेना प्रमुख अशरफ परवेज कियानी, 2 भाइयों ने पाकिस्तान में आवास घोटाला किया था। इस्लामाबाद में 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें नाम था। अगला नाम देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, पिज्जा चेन पापा जोन्स में बड़ा निवेश किया, परिवार के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए लगा दिए। आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी 1980 के दशक में अफीम उत्पादन के कारोबार में लगे थे। आईएसआई के जासूसों को भी कारोबार में शामिल किया इन्होंने। दुर्रानी के स्विस खाते में करीब 2,000 करोड़ मिले। दुर्रानी की कई अघोषित संपत्तियां भी मिली थीं। स्विस बैंक में 25 रिटायर्ड पाक अफसरों के खाते हैं। इन अधिकारियों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए जमा है। यह खुलासा क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट से हुआ है। यह वजह है, यही गुस्सा है, यही लोगों में नाराजगी है कि सेना ने पूरे देश को लूट कर बर्बाद कर दिया। इमरान खान के समर्थक वही गुस्सा सड़कों पर निकाल रहे हैं। देखिए जरा, रावलपिंडी मेट्रो पर आग लगा दी है। पाकिस्तान में मेट्रो भी चलती है, देखिए मेट्रो में आग लगा दी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी मेट्रो फूंक दी है, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं पाकिस्तान में। अगली तस्वीर दिखाई, पेशावर में कार में आग लगा दी है। पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं, पुलिस वाहन फूंक डाला है। पेशेवर में जगह जगह गाड़ियों में आग लगा दी है, तहस नहस और बर्बाद कर दिया। हर शहर के यही हाल है पाकिस्तान में, गृह युद्ध जैसी स्थिति। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस में आग लगा डाली, एम्बुलेंस फूंक डाली है। जगह जगह लोग सड़कों पर, इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं। अगली तस्वीर दिखाई, कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं, कराची में लोग सड़कों पर निकले और ये प्रदर्शन कर रहे हैं इमरान समर्थक। आइए मैं आपको बताता हूं इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं। आर्मी चीफ कहां है? आर्मी चीफ सिर्फ हालात पर नजर बनाए हुए, दूसरा कुछ करने की स्थिति में नहीं। असीम मुनीर को आप देख रहे हैं, इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाक में हिंसा हो रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हुई है। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। लाहौर में फौज के कमांडर का घर फूंक दिया गया।
कई जगहों पर सेना के जवानों से मारपीट हुई, पाक पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई, पेशावर में आर्मी पर फायरिंग हुई है, हिंसक भीड़ ने सेना पर गोलियां दाग दी हैं, लाहौर में प्रदर्शनकारियों का उपद्रव देखने को मिला, सेना की तोप उठा कर ले गए प्रदर्शनकारी, इस्लामाबाद में सेना को बुला लिया गया है, इस्लामाबाद की सड़कों पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया, पेशावर में प्रदर्शनकारी को गोली लगी, फायरिंग में प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, पीटीआई के 1000 समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पाक के पंजाब में 1050 लोगों की गिरफ्तारी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में भी सेना तैनात कर दी गई है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आग लगा दी गई है। यह है पाकिस्तान के हालात। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये आप देख रहे हैं, सपोर्टर हैं पाकिस्तान के इमरान के, और सैनिकों से क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फुल स्क्रीन सुनाइए जरा, ये महिला क्या कह रही है। ओ भाई, अपनी नस्लों को क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं, तुम लोग को शहीद करवा रहे हैं वो लोग, खुद ऊपर बैठे हुए सारे, खुद ऊपर है, तुम शहीद होते हो, बॉर्डरों पे तुम शहीद हो रहे हो, वो नहीं हो रहे, उनके बच्चे मुल्कों से बाहर पड़ रहे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, तुम्हारी बीवी बेवा होगी, ठीक है, तुम्हारी माँ बेचारी बच्चे से जाएगी, वो नहीं जाएंगे, वो बैठे हुए दुबई, बेल्जियम, ठीक है, तुम लोगों की नस्लों के लिए लड़ा है, खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़े हो जाओ। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा। आइए अब मैं आपको बताता हूं, वो आर्मी चीफ जिसने इमरान को जेल भेजा है, इमरान ऐसे ही जेल नहीं गए, आर्मी चीफ से दुश्मनी और अदावत उनकी बहुत पुरानी है। देखिए जरा, ये असीम मुनीर, हथकड़ी लगवा दी, देखिए, पाक सेना प्रमुख के इशारे पर गिरफ्तारी हुई, जेल भेजने के पीछे असीम मुनीर का ही हाथ है। असीम मुनीर और इमरान की दरअसल बहुत पुरानी दुश्मनी है। 2018 में इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा। बाजवा ने असीम मुनीर को आईएसआई प्रमुख बना दिया, लेकिन इमरान मुनीर की नियुक्ति से नाराज थे। इनके दबाव में 8 महीने में मुनीर को हटा दिया गया। भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर मुनीर को हटाने का दबाव था। मुनीर ने इमरान की पत्नी का भ्रष्टाचार दरअसल उजागर किया था। बुशरा बीबी पर एक्शन से इमरान तिलमिला गए थे। मुनीर की सभी बड़े पदों से छुट्टी पर अड़ गए थे कि इनको हटाओ किसी भी कीमत पर। इमरान के सत्ता से जाते ही मुनीर की ताकत बढ़ गई। पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। इमरान मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के भी खिलाफ थे। सेना और सेना प्रमुख के खिलाफ इमरान ने मोर्चा खोल दिया। सेना पर भ्रष्टाचार का साथ देने का आरोप लगाया। मौका मिलते ही मुनीर ने इमरान पर कार्रवाई की। और पाकिस्तान में यही होता है। इमरान से पुराना बदला चुकाने का भी दावा किया जा रहा है और आज हथकड़ी में है इमरान। आइए अब आपको सुनवाता हूं इमरान खान कैसे सेना को खुली चुनौती दे रहे थे। हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होंगे और हम हकीकी तौर पे जब तक आजाद नहीं होंगे ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहां सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फहीम आया है, इन्होंने तब से हमें इस तरह दहशतगर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। अल्लाह माफी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं, दहशतगर्दी कम नहीं होगी, इनकी हरकतों से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जल रहा है, शहबाज शरीफ कहां है, प्रधानमंत्री कहां गोल है। देखिए जरा तस्वीर, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। शहबाज शरीफ लंदन में थे, वहीं रहते हैं नवाज शरीफ भी लंदन में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ का भी घर फूंक दिया गया। शहबाज शरीफ के घर पर भी आग लगा दी गई। खबरें इस तरह की है, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, भयंकर आग लगाई गई है। लोग प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए पाकिस्तान में और आग लगा दी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप,
किस तरह से लोग आग लगा रहे हैं, इस हिंसा पर जश्न मना रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर देखिए जरा शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो, क्या विकल्प है उनके पास। ज्यादा ऑप्शंस है नहीं शहबाज शरीफ के पास, लंदन से अभी लौटे और पाकिस्तान जल रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बीच लंदन में थे शहबाज, भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे थे। एक दिन के लिए लंदन दौरे को बढ़ा दिया गया था। अब पाकिस्तान वापस लौटते ही बैठक बुलाई शहबाज ने। पाक में हिंसा को लेकर शहबाज कैबिनेट की बैठक हुई है। इमरान की रिहाई की मांग तेज हो गई है और पाकिस्तान में इमरजेंसी की आशंका बढ़ गई है। शहबाज कैबिनेट में बैठक में आपातकाल पर चर्चा हुई, क्या देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए। पाकिस्तान में आर्टिकल 232 लगाने पर चर्चा हो रही है। देश में सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा की गई है। जल्दी पाक की जनता को शहबाज शरीफ संबोधित भी कर सकते हैं। आज रात 10 बजे, अब से कुछ वक्त में संबोधित कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं और दिखाने जा रहा हूं उससे पहले कि देखिए जरा इमरान खान की पार्टी जहां सबसे ज्यादा मजबूत है, उस इलाके के जो सीएम है, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम बैठक कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी बहुत मजबूत है, वहां हालात बहुत खराब है, समर्थक सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, और बैठक में चर्चा की है हालात पर। लेकिन क्या पाकिस्तान में स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में मार्शल लॉ यानी आर्मी रूल आ सकता है क्या? आर्मी तख्ता पलट कर सकती है, आर्मी आकर पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर आर्मी चीफ असीम मुनीर की पूरी नजर है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक सेना पूरी तरह से सक्रिय हो गई। असीम मुनीर लगातार सैन्य कमांडर्स के संपर्क में है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर स्पेशल कमांडोज को तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के 2 राज्यों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फौज तैनात है। सिंध और बलूचिस्तान में भी हिंसा नहीं रुक रही है। लाहौर से इस्लामाबाद तक सेना सड़कों पर उतर आई है। हिंसा को रोकने के लिए सेना लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। हालात अगर जल्दी काबू में नहीं आए तो सेना कंट्रोल में अपने पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेगी और मार्शल लॉ लागू कर सकती है। आपको बताते हैं दरअसल किन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगता है और क्यों लगता है मार्शल लॉ। चुनी हुई सरकार स्थिति पर काबू पाने में अगर असफल हो जाए देश में, ऐसी स्थिति में सेना सत्ता की बागडोर संभाल लेती है। पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। मार्शल लॉ को सैनिक शासन भी कहते हैं, सैन्य शासन। पुलिस कानून व्यवस्था भी सेना देखती है। जरूरी नहीं है पूरे देश में मार्शल लॉ लगे, जहां हालात ज्यादा खराब होंगे वहां भी लागू हो सकता है। नागरिकों को मिलने वाले अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की रैली पर रोक लग जाती है। देश के नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ जाती है। पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है। पाकिस्तान में आर्टिकल 232 लगाया जा सकता है। आर्टिकल 232 आपातकाल की घोषणा है। शहबाज कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हुई है। युद्ध या मुल्क पर खतरे की स्थिति में इसे लगाया जाता है। आइए अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा। क्या मार्शल लॉ की स्थिति बन रही है पाक में? सुनिए। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में जो हम देख रहे हैं, जो तांडव है, ये तांडव नया है। जिस तरह से रेंजर्स ने उसकी गिरफ्तारी की, जिस तरीके से हुई, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से राजकर्ता पूरा पाकिस्तान जल रहा है। जो वेंडलाइजेशन है, जो मॉब की मेंटलिटी है, मेरे ख्याल से अभी तक टोटल कैजुअलिटी 34-35 मेरे जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ हुई है, और अभी शूट टू किल है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। देखिए जरा, गिरफ्तारी में बताया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं उमर चीमा को अरेस्ट किया गया, घर से उठाया गया। उन्हें इमरान के करीबी बताए जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी इमरान की पार्टी में बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही। लेकिन ये सारा हंगामा किसकी वजह से बरपा है जानते हैं? किसने गिरफ्तारी करवाई है इमरान की? क्यों गिरफ्तारी हुई है? इमरान को एक रईस से लड़ाई बहुत महंगी पड़ी है। तस्वीर दिखाइए। मलिक रियाज, ये देख रहे हैं आप, ये है मलिक रियाज।
मलिक रियाज से पंगा इमरान को महंगा पड़ गया। ये पाकिस्तान के बहुत अमीर शख्स हैं, इनके साथ इमरान की क्या लड़ाई हुई है आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मलिक रियाज हैं और देखिए जरा मलिक रियाज हैं कौन। पहले ये बैठे हैं मलिक रियाज, पाकिस्तान के अरबपति से इमरान खान भिड़ गए। ये अरबपति हैं पाकिस्तान के। मलिक रियाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये फंसे थे। दरअसल इमरान सरकार बनने के बाद रियाज पर केस हुआ। पाकिस्तान के 7वें नंबर के अरबपति हैं रियाज। ब्रिटेन में रियाज की अरबों की प्रॉपर्टी इमरान ने जब्त करवाई। इसके बाद पाक सरकार से एक डील हुई, यानी इमरान और इनकी डील हुई। ब्रिटेन की एजेंसी ने करीब 1969 करोड़ रुपए भेजे पाकिस्तान। आरोप है कि इमरान ने कैबिनेट को इसकी जानकारी नहीं दी जो पैसा आया। पैसा वापस आने के पहले इमरान ने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम रखा अल कादिर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई। इसके लिए अरबों रुपए की जमीन किसने दी? मलिक रियाज ने। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट खोल के यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, अरबों रुपए की जमीन इनसे ली। इनको इन पर से केस हटाने थे। बुशरा बीवी को डायमंड की रिंग भी दी इनकी पत्नी को, और ये सारी चीजें दी गई। बदले में रियाज के तमाम केस इमरान ने खत्म कर दिए। तब तो रियाज ने घूंट पी लिया। शाहबाज सरकार ने 60 अरब के घोटाले का आरोप लगाया और उस मामले में इमरान फंसे हैं और इसी मामले में इमरान जेल में हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इमरान खान पर एक मामला नहीं है, एक और मामले में आज आरोप तय हो गए हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं महंगी घड़ियां, ये आप देख रहे हैं तोहफे में मिली एक बंदूक है, संभव है सोने की है, कुछ हार हैं ऐसे, ये सब इमरान को कहीं जाते हैं तो ये तोहफे में दिए जाते हैं। लेकिन ये तोहफे भी इमरान ने बेच खाए और इन तोहफों को बेचने के मामले में इमरान पर आज आरोप तय हो गए। एक और मामला, वैसे तो 100 से ज्यादा केस है इमरान पर। तोशखाने मामले में इमरान पर आरोप तय हुए हैं और इस्लामाबाद जिला कोर्ट में ये आरोप तय किए गए। इमरान खान पर तोशखाना के गिफ्ट में हेरा फेरी का आरोप है। तोशखाना पाक सरकार का एक विभाग है और सरकार के बेशकीमती गिफ्ट इसी के जिम्मे रहते हैं। वो गिफ्ट जो दूसरे देशों से उपहार के तौर पर मिलते हैं। आरोप है कि इमरान ने गिफ्ट में धोखाधड़ी की। इमरान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उन्हें अरब देशों से ये महंगे गिफ्ट मिलते थे, जिन्हें इमरान ने तोशखाना में जमा करवाया था और लेकिन बाद में उसे खुद सस्ते दामों पर इन्हें खरीद लिया। सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेच दिया। इसका दुरुपयोग किया सत्ता का बड़े मुनाफे के लिए। और इमरान ने इसे खरीदा कितने का? 3 करोड़ 65 लाख का। बेचा कितने का? 20 करोड़ रुपए कमाए इसे बेचकर, जो सिर्फ 3.5 करोड़ में खरीदा था। इन गिफ्ट्स में 5 बेशकीमती घड़ियां, एक महंगा पेन, कफलिंक का जोड़ा और एक अंगूठी समेत कई उपहार थे। इमरान की दलील थी कि ये गिफ्ट उनको मिले और इसलिए इन गिफ्ट्स पर उनका पहला अधिकार है और इमरान की ये दलील काम नहीं आई। आज चार्जेस फ्रेम हुए। 2022 में इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और इमरान की संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। यह है इमरान पर एक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूं इमरान खान पर यह एक्शन यहां हो रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन दुनिया में हो रहा है। सबसे पहले टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, टाइम्स स्क्वायर में इमरान के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लंदन की तस्वीर अगली दिखाई, ये देख रहे हैं लंदन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। भारी भीड़ जो पाकिस्तानी रहते हैं लंदन में, वो सड़कों पर निकले और प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। कनाडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार हुआ, देखिए जरा। पाकिस्तान में जो हाहाकार है उस पर दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं। इमरान के फेवर में क्या दुनिया के अखबार लिख रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति देखकर? न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है इमरान की गिरफ्तारी की वजह सेना से बढ़ता टकराव है। इमरान की गिरफ्तारी से पाक में अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। पहले भी पाकिस्तान के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई वैसी कभी नहीं देखी गई। द गार्डियन लिख रहा है कैसे इमरान पाकिस्तान को बांटने वाले व्यक्ति बन गए। अखबार ने इमरान को सत्ता विरोधी चेहरा बताया, इमरान के पहले पाकिस्तानी सेना का पसंदीदा नेता बनाया। 2018 में बेहद कम मार्जिन से इमरान ने चुनाव जीता
और बाद में इमरान ने सेना पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। रॉयटर्स लिख रहा है, इमरान को पाक का सबसे लोकप्रिय नेता, इमरान की गिरफ्तारी को कुर्सी की लड़ाई बताया। इमरान और पाक की सेना में जंग चल रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिख रहा है, इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जगह जगह हिंसा हो रही है। पुलिस ने इमरान के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे। अल जजीरा ने लिखा, इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद कुछ समर्थकों ने सेना पर गुस्सा निकाला है। लाहौर में एक कोर कमांडर के घर पर भी धावा बोल दिया है। द डॉन ने लिखा, इमरान की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। इमरान की गिरफ्तारी से हालात और खराब होंगे। गिरफ्तारी भले ही कानूनी तौर पर सही हो, लेकिन यह भी सच है कि गिरफ्तारी के वक्त नैब का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। आइए अब मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान में सेना आकर टेक ओवर कर सकती है। देखिए जरा, हजारों की भीड़ सड़कों पर, पूरी की पूरी सड़क दूसरी तरफ देखिए लोगों की भीड़ से पटी पड़ी। अगली तस्वीर ये पेशावर की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप फैजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इमरान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, एम्बुलेंस बढ़ाई। जिस तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, जिस आर्मी रूल की हम बात कर रहे हैं, क्या मार्शल लॉ लग जाएगा? और लग जाएगा तो कोई पहली बार नहीं लगेगा। इससे पहले कई बार पाकिस्तान में सेना का कब्जा हो चुका है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं 1953 में 1953 में ख्वाजा नजीमुद्दीन सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद 1958 में क्या हुआ? फिरोज खान नून की सरकार का तख्ता पलट हुआ। जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया था उस वक्त। फिर 1977 में यही हुआ, जुल्फिकार अली सरकार का तख्ता पलट हुआ। 77 में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया था उस वक्त। 99 में आपको याद होगा नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था। इसलिए पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब उस खबर की बात जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कर्नाटक में किसकी सरकार? कर्नाटक में सब बीज मझधार जो एग्जिट पोल आए वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में जमकर प्रचार हुआ, जमकर मेहनत की गई। अगली तस्वीर दिखाई। आज कर्नाटक में बंपर वोटिंग हुई। तस्वीर देख रहे हैं, कर्नाटक की वोटिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कुछ और जगहों से आप देख रहे हैं तस्वीरें। दिव्यांग जो बुजुर्ग हैं वो भी वोट करने पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। वीवीआईपीज भी वोट करने पहुंचे। ये आप देख रहे हैं। बसवराज बोम्मई को देख रहे हैं, एचडी देवेगौड़ा को देख रहे हैं जो वोट करने पहुंचे। निर्मला सीतारमण वोट करने पहुंची। और अब आपको दिखाते हैं हम कि आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। ये देखिए, महा एग्जिट पोल में किसकी जय? बीजेपी 114 सीट, कांग्रेस 86 सीट, जेडीएस 21 और अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। ये अलग अलग एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा एग्जिट पोल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 88 से 98 सीट बीजेपी को दूसरा एग्जिट पोल दे रहा है। 99 से 109 कांग्रेस को, 21 से 26 जेडीएस को और 0 से 4 अन्य के खाते में। ये 2 एग्जिट पोल मैंने आपको दिखाए। आइए तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा। तीसरा एग्जिट पोल, ये जो अलग अलग एग्जिट पोल्स आए हैं, तीसरा एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 79 से 94 सीटें, कांग्रेस को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें। ये अलग अलग एग्जिट पोल। एक और एग्जिट पोल आपके सामने आ गया जो बीजेपी को 80 से 90 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 110 से 120 और जेडीएस को 20 से 24 और अन्य को 1 से 3 सीट दे रहा है। एक और एग्जिट पोल आपके सामने आ गया जो बीजेपी को दे रहा है 94 से 117 सीट, 91 से 106 सीट कांग्रेस को, 14 से 24 सीट जेडीएस को और 0 से 2 सीट अन्य को। अगला एग्जिट पोल देखिए, बीजेपी को 83 से 95 सीट दे रहा है,
कांग्रेस को 100 से 112, जेडीएस को 21 से 29 और अन्य को 2 से 6 सीट दे रहा है। अब जरा सुनिए, जो लोग वोट देने पहुंचे थे, घर से निकले, वोट देने पहुंचे आज, क्या सोचकर किन मुद्दों पर वोट किया वो सुनिए। प्रोग्रेस चाहिए सबके लिए, अच्छा रोड्स चाहिए सबके लिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके सराउंडिंग एरियाज में ये सब हो। बेसिक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बेसिक नीड्स जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी भी होता है कि वोट करना ज़रूरी है। और अगर कोई भी बदलाव चाहिए, कोई भी आइडियोलॉजी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि अच्छा गवर्नमेंट पार्टी में पोजीशन रूलिंग करे। जो अच्छा पार्टी आता है तो अच्छा काम करेगा तो हमको भी फायदा होता है। हमारे एरिया में जो हो सकता है हम वही देख के वोट करते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन क्या कर रहा था इस हमारे एरिया के लिए, कौन क्या करेगा हमारे एरिया के लिए, हमें क्या चेंज चाहिए और इसीलिए हम आए हैं। इशू है वो है हिजाब के बारे में। अच्छा जी, जैसा कि हर एक को अपने खुद के ड्रेस पहने का, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये नहीं पहने ये पहने तो आपको कैसा लगेगा। बेसिकली मुझे हिजाब लेना है तो मैं लूंगी, बट ऐसे कॉलेजेस में बहुत से लोग हैं जिसे खुद को हिजाब करना है, जिसे नहीं करना है, तो दे कांट स्टॉप लाइक दैट। हम तो देख ही रहे कि डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो हम लोग सोच के ही डाले वोट के लिए कि कोई अच्छा वोट मतलब अच्छा आदमी आए, हम लोग को अच्छा मतलब। अब भाई आपको दिखाने जा रहा हूं कि कर्नाटक में वो 5 बड़े चेहरे कौन हैं जिनको देखकर लोग वोट कर रहे थे। सबसे पहले देखिए, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और शिग्गांव सीट से मैदान में। दिग्गज नेता एसआर बोम्मई के बेटे हैं। कांग्रेस के यासिर अहमद से इनका सीधा मुकाबला है। जेडीएस के शशिधर भी चुनौती दे रहे हैं इन्हें। अगला नाम है डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कनकपुरा सीट से चुनाव मैदान में है। बीजेपी के आर अशोक से टक्कर में। जेडीएस के बी नागराजू भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं इनकी। अगला नाम है सिद्धरमैया, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वरुणा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता वी सोमन्ना ने इनकी नींद उड़ा रखी है। जेडीएस से भारती शंकर मुकाबले को ट्रायंगुलर बना रहे हैं। पिछले चुनाव में सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र यहां से जीते थे। अगला नाम है एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्नाटक जेडीएस के अध्यक्ष भी हैं और चन्नापटना विधानसभा सीट से मैदान में है और जेडीएस का गढ़ मानी जाती है यह सीट। बीजेपी से सीपी योगेश्वर इनके खिलाफ मैदान में है। कांग्रेस ने गंगाधर को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। एक और नाम जगदीश शेट्टार, पहले बीजेपी में रहे, अब कांग्रेस में है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस में आ गए। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से मैदान में है। बीजेपी के महेश तेगिनाकाई ने मुश्किल बढ़ा रखी है इनकी। एक और नाम है बीवाई विजेंद्र, बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं ये और शिकारीपुरा से चुनाव मैदान में है। शिकारीपुरा येदियुरप्पा का गढ़ माना जाता है। येदियुरप्पा इस सीट से 8 बार चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने यहां जेबी मलातेश को उतारा है। प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। कांग्रेस ने चित्तापुर से मैदान में उतारा इन्हें। प्रियांक पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के मणिकांत राठौर इन्हें चुनौती दे रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो हमारा एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल के हिसाब से कई उसमें सवाल पूछे गए। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, किसे लोग पसंद कर रहे हैं कर्नाटक में? देखिए लोग क्या नाम ले रहे हैं। सिद्धरमैया, 36% लोगों ने माना है सिद्धरमैया उनकी पसंद है। 18% लोग कह रहे हैं बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा 15% लोगों की पसंद है। एचडी कुमारस्वामी 12% और डीके शिव कुमार 6%। इसके अलावा अगला सवाल जो हमारा था, क्या मोदी के कैंपेन का असर हुआ है? ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं मोदी के कैंपेन का असर हुआ है। 69%, 69% लोगों ने कहा बीजेपी की संभावना इससे बढ़ गई। 19% लोगों का कहना है कोई असर नहीं हुआ और 12% लोगों ने कहा पता नहीं। अगला सवाल जो पूछा गया कर्नाटक के लोगों से, अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। अगला सवाल जो पूछा गया, बड़ी चीज थी बजरंग दल। क्या कांग्रेस के बजरंग दल मुद्दे से सहमत हैं? लोगों से यह सवाल पूछा गया। लोगों ने इस पर अलग अलग राय दी है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। लोगों का कहना है, लोगों ने जो रिएक्शन दिया वो देखिए जरा। क्या बजरंग दल मुद्दे से सहमत हैं? 18% लोगों ने हां कहा है और
54% लोगों ने कहा है नहीं, यानी बजरंग दल को बैन करने से सहमत हैं। उस पर 54% लोगों ने नहीं कहा, 28% लोगों ने पता नहीं कहा है। अब जरा कर्नाटक के लोगों को आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं। बजरंग दल मुद्दे पर वोट देने से पहले वो सोच रहे थे, उनके जहन में था क्या, सुनिए। बजरंग दल हमेशा से इकलौती ऐसी संगठन है जिसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ये स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बजरंग दल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपदा हो, विपत्ति हो, करोना काल, उन्होंने काफ़ी काम किया है। मेरे हिसाब से वो रुखसा नहीं उठा है, वो रुखसा नहीं हुआ है उनको। बजरंग का दल का इसके वजह से थोड़ा हमारा हिंदुत्व का थोड़ा बचा है। सो कपल ऑफ थिंग्स दे आर वेरी गुड बजरंग दल। रिलीजियस एंगल से कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने का वो बहुत बुरी बात है, मगर एक ही कम्युनिटी के बारे में भी पॉलिटिकल पार्टी बात करने का भी वो भी गलत है। आइए अब आपको बताता हूं, लोगों से सवाल पूछा गया, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक पर पड़ा है। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। 14% लोग कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ा है, फायदा होगा। 14% लोग कह रहे हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा, कोई असर नहीं पड़ा है। 62% लोग कह रहे हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर नहीं। 24% लोग कह रहे हैं पता नहीं। आइए अब आपको बताता हूं, अगला सवाल पूछा गया, क्या जेडीएस किंग मेकर होगा, जेडीएस के बगैर नई सरकार नहीं बनेगी। तो लोगों ने क्या कहा, देखिए जरा। 42% लोग कर्नाटक में मान रहे हैं कि हां जेडीएस के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। 32% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, जेडीएस के बिना भी सरकार बन सकती है। 26% लोग कह रहे हैं पता नहीं। एक और महत्वपूर्ण सवाल लोगों से पूछा गया, मोदी को जो गाली दी गई, मोदी को जो गाली दी गई, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। तो लोगों ने क्या जवाब दिया है, देखिए जरा। मोदी के खिलाफ बदजुबानी भारी पड़ने वाली है। 40% लोग कह रहे हैं नुकसान होगा प्रधानमंत्री को अपशब्द जो कहे गए। 35% लोग कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं, और 25% लोग कह रहे हैं पता नहीं। अब जरा सुनिए, पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंचे वोट देने के लिए, उनसे हमने ये सवाल पूछा, क्या आप वोट देने जा रहे हैं, आपके दिमाग में है प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बोला है कांग्रेस की तरफ से। वो नेक काम कर रहे हैं, भारत का नाम पूरा विश्व में वो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। वो जहरीला सांप नहीं है, जिन्होंने उनको क्वेश्चन पूछा है वो ही खुद जहरीला सांप है। उनका प्रश्न से ही पता चलता है कि उनके प्रश्न में या उनका विचार में कितना जहर भरा है। बोला गया है तो रहेगा ना, कांग्रेस सरकार ऐसा ही इल्जाम नहीं लगाता है। ये डेफिनेटली बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अभी नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नरेंद्र मोदी नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अगर कोई नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ गलत बोलता है तो इसका मतलब यही है सीधे तरह के हमारे देश के बारे में बोल रहा है। जो बोला है वो सभी गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जहरीला सांप नहीं है, जो देश के लिए कर रहे हैं भला ही कर रहे हैं। जो देश के लिए बुरा चाहते हैं वो अच्छा काम कोई करते हैं ना, उसको जहरीला सांप ही लगेगा वो। और जहरीला सांप लगने के बहुत अच्छा है वह कि नरेंद्र मोदी है ना, सब साथ सबका विकास है, इसलिए सब उनके साथ दे तो बहुत अच्छा हो गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक चुनाव में बड़े मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है। जब घर से निकले तो क्या सोचकर निकले कि वोट के लिए क्या क्या इश्यूज हैं। देखिए जरा ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। लोगों के जहन में 18% लोगों के दिमाग में था महंगाई वोट देते वक्त। 10% लोग भ्रष्टाचार पर वोट कर रहे थे। राज्य के विकास पर 19% लोग वोट करने पहुंचे। विधायकों के खिलाफ गुस्सा 12% लोगों में था। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा 10% लोगों में था, और बेरोजगारी पर 12% लोगों ने वोट किया है। ये थे मुद्दे वोटर्स के। अब अगला सवाल कि चुनाव में अगला सवाल है कि कांग्रेस के 40%, कांग्रेस ने कहा कि आखिर 40% भ्रष्टाचार है, कमीशन लिया जाता है तभी काम होता है। देखिए उस पर लोग क्या कह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। 40% कांग्रेस के 40% करप्शन कैंपेन का क्या असर है। 29% लोगों ने कहा नुकसान होगा, 52% लोगों ने कहा कोई नुकसान नहीं होगा,
और 19% लोगों ने कहा पता नहीं। आइए अब आपको बताता हूं कि मुस्लिम आरक्षण एक मुद्दा था, मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ था, बीजेपी ने उस आरक्षण को लिंगायत और वुकालिंगा में बांट दिया। इसका असर क्या होने वाला है देखिए, 38% लोग इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं कि बीजेपी ने ठीक किया, मुस्लिम आरक्षण लिंगायत और वुकालिंगा में बांट दिया। 14% लोग कांग्रेस के साथ हैं और 48% लोगों ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब जरा सुनिए कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं इस आरक्षण के मुद्दे पर। डेफिनेटली हम मोदी के साथ है और जितना भी इधर वाइब चल रहा था, हम सुबह से इधर थे, हमारा सिर्फ यही टारगेट था कि जीतने का नहीं है, बहुत बढ़कर जीतने का था, बड़ा जीत के लिए हम वेट कर रहे हैं। और हमारा आज जितना भी हम सुबह से कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे, वातावरण देख रहे थे, एज ए नॉर्मल जनता हमको डेफिनेटली बहुत श्योर हो गया कि अभी डेफिनेटली हम मोदी ही आएंगे। वो उमस में और मोदी नरेंद्र मोदी आकर बहुत कुछ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोविड टाइम में वैक्सीन देकर रहे हैं, रेशन किट्स देकर रहे हैं और हिम्मत बनाकर सबको। नरेंद्र मोदी के साथ है और हम सब नरेंद्र मोदी के लिए ही हम लोग आज इलेक्शन पे रुके हैं और जो भी रहेगा यहाँ पे बीजेपी ही बनेगा गवर्नमेंट। कर्नाटक में हो कहीं भी हो, जो काम अच्छा करते हैं वही आगे आएंगे। काम करना चाहिए जो किया है बीजेपी ने यहाँ, वो हम देखते ही रहे हैं और आप देख सकते हो रोड भी इम्प्रूव हुआ है सभी। तो एग्जिट पोल में खिचड़ी जरूर नजर आ रही है, लेकिन 13 मई को नतीजे पूरी तस्वीर साफ करेंगे। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।